नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश अध्याय में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल आपके फैक्चुअल क्लियरिटी करते हैं, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हैं, जिससे कि आपके द्वारा जो भी आने दिए वाले एग्जाम हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस का हो, इसके अलावा अन्य जितने एग्जाम हैं, एसएससी, रेलवे, उसके अलावा जितने भी स्टेट के आपके टीचिंग एग्जाम हैं या आपके फोर्सेस के एग्जाम हैं, इस तरह के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उन सभी में आपके फैक्ट के साथ-साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें, ऐसा इस चैनल के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और कंटेंट आपको और मिलते रहें, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो क्या होगा, आप मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँगे। आपको ये सिर्फ बेल आइकन एक बार ही प्रेस करना है। यदि आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, तो इसे इसी तरीके का प्यार देते रहिए। इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का ग्रोथ करने के लिए आप इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने नियर वन्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि ना केवल ये प्लेटफ़ॉर्म ग्रोथ कर सके, बल्कि वो भी इन चीज़ों का और नॉलेज को सही से गेन कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। ये केवल ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कवर करता है, बल्कि आपके डे पर डे की लाइफ़ में, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आस-पास क्षेत्रों में क्या चल रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, इन सभी की लॉजिक को भी क्लियर करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आपको पहले ये तस्वीर दिखाते हैं। तो ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये काफ़ी औषधिपूर्ण है और ये कहीं न कहीं बहुत सारी बीमारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ठीक करता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कौन सा पौधा है और इसकी इस तरह की जड़ें होती हैं, इसकी जो टहनियाँ होती हैं, उससे तने से ये चीज़ें निकाली जाती हैं, इनको भी क्या किया जाता है, आपको यूज़ किया जाता है आपके मेडिसिन उपचार में। इसके आज करंट अफेयर में इसको शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं इसके पहले प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या, उसके बाद उनका करेंगे डिटेल में एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। केंद्र सरकार द्वारा जो बुद्धिस्ट सर्किट है, उसके विकास हेतु महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजना को शुरू करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तो आप ध्यान रखना, जो बौद्ध परिपथ है अर्थात बुद्धिस्ट सर्किट है, उसको कौन कर रहा है, उसको कर रहा है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। खासकर देश में कोविड की स्थिति को ना जब इस तरह देख रहे हैं, हमारे सुधार हो रहे हैं और जो वैक्सीनेशन का लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया गया है, इसके बाद में पर्यटन उद्योग जो हितधारक हैं उनके साथ मिलकर जोरदार तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देना अब शुरू किया जा चुका है। सरकार ने 20 वर्ष 2021 और 2022 के केंद्रीय बजट में जो घोषणा के अनुरूप 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 5 साल की अवधि दौरान कुल 4,445 करोड़ लागत के परवय की मंजूरी दी गई है। तो आप ध्यान रखना, जो पीएम मित्र योजना है, तो मित्र योजना अक्सर पूछ जाएगा, मित्र से समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये किससे रिलेटेड है, ये टेक्सटाइल पार्कों से रिलेटेड है, कपड़े क्षेत्र से संबंधित है। तो ये एक नंबर का यहाँ पे क्लियर होगा। भारत के साथ साझेदारी में सेशल्स का टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ध्यान रखना, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स किस देश के साथ भारत ने शुरू किया है, वो है सेशल्स। यह छठा TIW भी कार्यक्रम है, जिसके लिए भारत ने अपने जितने भी टैक्स स्पेशलिस्ट हैं उनको प्रदान करने सहयोग दिया है। अमेरिकी विदेशी उप सचिव वेंडी शेरमैन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली को इस तरह का पहला संकेत दिया है कि इस साल के अंत तक लगभग 5.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे के तहत जो नई दिल्ली है द्वारा रूस में निर्मित जो 5 S-400 ट्रायम्फ एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की लेने की खरीदने की जो बात कही गई है, अगर वो ऐसा करता है रसिया के साथ, तो अमेरिका क्या करेगा, उस पर जो प्रतिबंध है उनको लगाने पर पुनर्विचार जरूर करेगा। इसके अलावा आज के करंट अफेयर में फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों के बीच आयोजित एक समारोह में भारत आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक और लोगों हेतु उच्च आकांक्षा संगठन अर्थात हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीस में शामिल हो गया है। तो उच्च आकांक्षा जो गठबंधन है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, हिडन टॉपिक है ये। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों में गुच्ची, जिसको टिनास्पोरा कोर्डिफोलिया के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात गिलोय के उपयोग को लेकर परामर्श जारी किए हैं। तो ऊपर आपने तस्वीर देखी थी, वो गिलोय की थी, जिसको आम भाषा में गुच्ची भी बोलते हैं, गच्ची भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, तो उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है। तो आज इन सब चीज़ों को करेंगे डिटेल में एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक का विश्लेषण जो कि यूपीएससी के सामान्य अध्ययन 1 से लिंक है, और बात करेंगे बौद्ध सर्किट के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन कहीं से आते हैं, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला के प्रमुख शामिल पहलू कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में विचार करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, वहाँ पर 2 टॉपिक अक्सर कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, एक बौद्ध धर्म है और दूसरा क्या है, जैन धर्म। तो इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको थोड़ा सही से देखिए। पहले देखते हैं योजना है क्या।
तो जो बौद्ध सर्किट योजना है, इसकी घोषणा सरकार ने वर्ष 2016 में की थी। ये भी क्वेश्चन आता है किस वर्ष की थी, तो यहाँ पे होगा आंसर वर्ष 2016 में। तो वर्ष 2016 से लेकर अब तक क्या हुआ है, जितनी भी योजनाएं इसके अंतर्गत लाई गई हैं, उसमें टोटल जो खर्चा है वो लगभग 343 करोड़ रुपए राशि इसमें स्वीकृत की जा चुकी है केंद्र सरकार द्वारा। साथ ही साथ जो बौद्ध सर्किट की अगर बात की जाए, तो ये बुद्ध के जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको आपस में जोड़ने वाला एक मार्ग है। ये भी आपसे क्वेश्चन है क्या बौद्ध सर्किट? सर्किट मतलब क्या है? एक पूरे चक्कर को जोड़ना। तो इसमें इस मार्ग में बुद्ध का जो जन्म स्थान हुआ है, तो आप ध्यान रखना बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? नेपाल के लुम्बिनी में। भारत के बोध गया जो कि बिहार में है, जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उत्तर प्रदेश में सारनाथ, जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। साथ ही साथ कुशीनगर, जहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण अर्थात वो उनकी आत्मा जो परमात्मा से मिलन हुआ था, तो उसके स्थानों से होकर ही गुजरता है। ये प्रमुख क्षेत्र है। तो आइए पहले सबसे देखते हैं बुद्ध की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी क्या है, उनके फीचर क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि कहीं ना कहीं जब सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर या तो बौद्ध से होगा या फिर जैन धर्म से होगा। तो सबसे पहले देखते हैं लुम्बिनी नेपाल के बारे में। तो ये वही जगह है जहाँ पर रानी माया देवी ने अपने बेटे सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया था। इन्हीं का नाम चल के आगे महात्मा बुद्ध पड़ा है। फिर बात करेंगे कपिल वस्तु की। कपिल वस्तु है उत्तर प्रदेश में। तो कपिल वस्तु क्या है? साक्य जो गणराज था उसकी राजधानी थी। साथ ही साथ क्या था, जो गौतम बुद्ध है उनका बचपन यहीं पे बीता हुआ है। अब बात करते हैं बोध गया की। बोध गया स्थित है बिहार के अंदर। तो ये वही स्थान है जहाँ पर क्या हुआ था, गौतम बुद्ध, ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने वहां पर क्या किया था, अपना ज्ञान प्राप्ति की थी। मतलब कि उनको पता चल गया था कि इस दुख क्या है, दुख का निवारण कैसे होगा, इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पर बोध गया में महाबोधि मंदिर भी बना हुआ है, जिस जो कि क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इसके अलावा बात करते हैं सारनाथ की। सारनाथ स्थित है वाराणसी में। वाराणसी है उत्तर प्रदेश में। तो सारनाथ का जो डियर पार्क है, वहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म को लेकर उपदेश दिया था। ये वही जगह है जहाँ पर क्या हुआ था, बुद्ध ने संघ जो उनका था कि संघ बनाते थे बौद्ध धर्म के अंदर, तो वो भी यहाँ पे क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। इसके अलावा ये वही क्षेत्र जहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र जो बात थी, उसके बाद में पहला जो टीचिंग ज्ञान था वो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर दिया गया था सारनाथ में। आइए बात करते हैं राजगिरी के बारे में। राजगिरी है नालंदा के पास, और नालंदा कहाँ है? बिहार में। तो यहाँ पे क्या है, इसको मगध की राजधानी के रूप में जाना जाता है। पहले मगध क्षेत्र की पहली राजधानी थी राजगिरी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि दो चट्टान, कटी हुई चट्टानों की गुफाएं हैं, जहाँ पर क्या होता था, यहाँ पे जो बौद्ध के जो भिक्षु थे वो वहाँ पे क्या रहते थे, निवास करते थे। इनका स्पेशल जगह थी राजगिरी में, वो कटी हुई गुफाओं के अंदर रहते थे। साथ ही साथ क्या था कि जो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो बुद्ध की जो दो प्रमुख जो गोष्ठियाँ हुई हैं, संगोष्ठियाँ हुई हैं, वो भी यहाँ पे राजगिरी में की गई हैं। इसके अलावा क्या है, राजगिरी क्या है, यहाँ पर न केवल बौद्ध धर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि जैन और हिंदू धर्म के लिए ही उतना महत्व रखती है जितना बौद्ध धर्म के लिए। ध्यान रखना, तो राजगिरी इस तरीके से जैन से भी लिंक क्षेत्र है, जो नालंदा के पास है, हिंदुओं से भी लिंक क्षेत्र है, और बौद्ध से भी लिंक। अब बात करें श्रावस्ती की। श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये गौतम बुद्ध की जो जीवन है उससे काफी क्लोज है। और यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि उन्होंने लगभग अपने 24 चतुर्मास यहाँ पे काटे थे, यहाँ पे रुक रहे थे, 24 चतुर्मास यहाँ रहे। इसके अलावा क्या है कि अगर श्रावस्ती की बात की जाए, तो जो कौशल साम्राज्य था, तो कौशल क्षेत्र की राजधानी थी श्रावस्ती। वैशाली की अगर बात की जाए, वैशाली बिहार के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जो आखिरी उपदेश था, तो वो महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ दिया था, वैशाली के अंदर दिया था। इस बात को याद रखना कि आखिरी उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिया था, वैशाली में दिया था। कुशीनगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मौत हुई थी, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी, जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। तो आपने जब ये सारी बातें देख ही ली हैं, तो इस बौद्ध सर्किट के बारे में देखते हैं। आपने ऊपर प्लेस देखे हैं, तो उन्हीं प्लेसेस को मैं मैप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका ये क्षेत्र तो पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर नेपाल है, ठीक है। तो ये बौद्ध सर्किट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये नेपाल का लुम्बिनी यहाँ से रहेगा, फिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, वैशाली, फिर आएगा आपका पटना, बोध गया, वाराणसी, सारनाथ, लखनऊ। लखनऊ से श्रावस्ती होते हुए आप लुम्बिनी जा सकते हैं, फिर आगरा, दिल्ली होते हुए इधर आ सकते हैं। इस चीज़ की इसमें बात को कहिए, आप दिल्ली आए, दिल्ली से इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिल्ली से आप एयरपोर्ट पकड़िए लखनऊ, लखनऊ से लुम्बिनी, फिर ये चक्कर पूरा ले सकते हैं। अगर इस बौद्ध सर्किट के विकास की बात की जाए, तो ये जो योजना है, ये मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, स्वदेश दर्शन योजना। उसके अंतर्गत एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश की कई परियोजनाएं इसी तरह और शुरू कर दी गई हैं। इस योजना के तहत देश के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में बोध गया, नालंदा, राजगिरी, वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी, शंखिसा और कपिल वस्तु के स्थानों को विकसित करने की योजना। ध्यान रखना, जो शंखिसा है ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम्राट अशोक के, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बौद्ध भगवान ने यहाँ पर भी आकर अपने उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे क्या है, बैल का एक इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे जो स्तंभ है अशोक का,
उसमें क्या बना है वहाँ पे, जैसे सारनाथ में क्या बना है, जो वहाँ पे 4 शेर बने हुए हैं, ऐसे ही असम के सामने बैल बना हुआ है। वर्तमान में अगर बात की जाए, देश भर में आने वाले कुल जितने टूरिस्ट हैं, उनमें लगभग 6% लोग क्या होते हैं, विदेशी पर्यटक इन स्थलों पे आते हैं, और इससे सारनाथ और बोधगया सबसे प्रमुख स्थान है। तो अगर बात करते हैं कि बुद्धिस्ट रिलीजियस प्लेस कहाँ-कहाँ पे हैं, तो हो सकता है आपसे आ जाए, तो ये अक्सर आता है, ध्यान रखना। अगर हम लद्दाख में जाएँगे तो लेह, और अगर हम जाते हैं आप हिमाचल प्रदेश में तो यहाँ पे ताबू माइनेस्ट्री और धर्मशाला, ये इंपॉर्टेंट है। फिर दिल्ली है, मथुरा है, इसके अलावा ध्यान रखना मथुरा जैन से भी संबंधित है, बौद्ध से भी संबंधित है। फिर यूपी में श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, कौशाम्बी, वाराणसी, बिहार के बोध गया, गया, पटना, हाजीपुर, राजगीर, नालंदा, कुर्ग-केयार, ये इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र है, वो यहाँ पे सिक्किम में रूमतेक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्या है, सांची स्तूप जो कि एमपी में है ये। इसके अलावा महाराष्ट्र के अजंता और एलोरा, ये भी बौद्ध से संबंधित हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो नागार्जुनीकोंडा, और अगर आप जाएंगे कर्नाटक के अंदर तो यहाँ पे जो मोनेस्ट्री है वो इसका नाम है मार्दोलिंग, वो कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। तो इन क्षेत्रों को भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं सामान्य अध्ययन 2 से लिंक टॉपिक के बारे में, बात करते हैं पीएम मित्र योजना के बारे में। अगर आपसे कहीं पे क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो देश की जनसंख्या है उसके असंवेदनशील जो वर्ग हैं उनके लिए कौन सी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, और इन कल्याणकारी योजनाओं का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, वो कैसे जो असंवेदनशील वर्ग हैं उनके वर्गों की रक्षा कैसे करेंगे, उसकी बेहतरी के लिए कैसे कार्य करेंगे, इन सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इस योजना का नाम बताइए। इस योजना का नाम है पीएम मित्र योजना। तो सबसे पहले इस योजना के अगर बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो विश्व है, विश्व के जो व्यापार क्षेत्र है वहाँ पर जो वस्त्र का निर्यात होता है उसका तो वस्त्र मैप पे क्या है करना है कि हमें वर्ल्ड में अपने वस्त्र के निर्यात के साथ साथ अच्छे से मजबूती से अपने आप को स्थापित करना है। तो पीएम जो मित्र योजना है इसको प्रधानमंत्री के 5F जो उनका कल्पना है उसके आधार पर किया गया। आजकल आपको बताऊँ तो ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में बातें करते हैं और उनको अपने हमेशा फॉर्मूले देते हैं। तो 5F फार्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरन में, फॉरन में शामिल अर्थात सबसे पहले आपको खेतों से एक ही जगह पर फाइबर बने, फाइबर से आपको फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री से आपको फैशन में उसको कन्वर्ट किया जाए परिधान को, फिर उसको विदेशों में निर्यात किया जाए। तो पीएम मित्र योजना की अगर बात की जाए तो क्या है, ये टेक्सटाइल सेक्टर है उसको एम्पावर करने के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन है। इसके अंतर्गत क्या है, सात तो मित्र की अगर फुल फॉर्म आती है, मित्रा की फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स। ठीक है, ये मित्र होगी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल अपैरल पार्क। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तो 5F की बात बता दी, जिसमें क्या होगा, आपको कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग करना है, उनकी छपाई करना, उन पर प्रिंटिंग करना, गारमेंट को बनाना, ये सब एक लोकेशन पे होने की बात की गई है। इसमें क्या है, इससे क्या होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो क्या है, वो कम हो जाएगी, साथ ही साथ क्या होगा, एक पूरी चेन विकसित हो जाएगी। इस योजना के अगर लक्ष्य की बात की जाए तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे को तैयार करना है, और इसमें क्या हो, न केवल बुनियादी ढांचा तैयार हो बल्कि उसके अंदर क्या हो, जो प्रेजेंट टाइम की अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाए, जिससे क्या हो, न केवल टेक्नोलॉजी को यहाँ पे आकर्षित करेंगे बल्कि एफडीआई और निवेश को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे एफडीआई न केवल विदेश से आए और स्थानीय लोग भी यहाँ पे क्या करें, इन्वेस्ट कर पाएँ। तो मित्र पार्कों का चयन कैसे किया जाएगा, तो इनको व्यापक, इसका मित्र का फुल फॉर्म है व्यापक एकीकृत बस क्षेत्र और प्रदान। इसको क्या किया जाएगा, इनको जो विभिन्न इच्छुक राज्य हैं उनमें जितनी भी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड स्थल हैं उनमें इनको स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दूं, ग्रीन फील्ड ऐसे पार्क औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है पहली बार उनको स्थापित किया जाता है, और ब्राउन फील्ड ऐसे औद्योगिक क्षेत्र उद्योग होते हैं जो पहले से चल रहे हैं, उनमें और इन्वेस्ट करके और अच्छे से बात की जाती है। अगर के क्रियान्वयन की बात की जाए तो पीएम मित्र पार्कों को एक विशेष उद्देश्यक संभाग अर्थात स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए विकसित किया जाएगा, खास उद्देश्यों के लिए इनको विकास किया जाएगा, जिनका स्वामित्व क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात सार्वजनिक और जो निजी क्षेत्र हैं उनकी आपस में भागीदारी करके राज्य सरकार, भारत सरकार और जो निजी क्षेत्र हैं उनको सबको शामिल करते हुए उसको बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, जो प्रत्येक पार्क होगा उसमें क्या होगा, एक इंक्यूबेशन सेंटर का बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा वहाँ पे सामान्य रूप से प्रोसेसिंग अर्थात प्रसंस्करण हो सके, उसके साथ साथ अपशिष्टों का वहाँ पे उपचार हो सके, उपचार जितने भी वहाँ पे रॉ बाद में बचता है मटेरियल उसका आपको क्या कर सकें, उपचार करने के लिए वहाँ पे संयंत्र लगा सकें। इसके अलावा डिजाइन केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र जैसे अन्य कपड़ा सुविधाएं भी एक जगह उपलब्ध हों। मास्टर डेवलपर न केवल जो औद्योगिक पार्क का लोग विकास करेंगे बल्कि क्या होगा, छूट की अवधि के दौरान उनका रखरखाव भी करेंगे, सारे काम करेंगे। अगर देखें इस योजना के लिए वित्त पोषण कहाँ से आएगा, कहाँ से इसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, तो इसके तहत क्या होगा, जो सामान्य बुनियादी ढांचा
अर्थात परियोजना लागत का लगभग 30% क्या होगा, सभी ग्रीनफील्ड पीएम मित्रों को अधिकतम विकास पूंजी में लगभग 500 करोड़ रुपए सहायता मिलेगी, और जो ब्राउनफील्ड क्षेत्र हैं उनके अंदर अगर उसमें स्थापित किया जाता है तो लगभग 200 करोड़ रुपए की इन पे क्या पूंजी सहायता दी जाएगी। तो नए क्षेत्र जहाँ पे शामिल होंगे उनको 500 करोड़ और पुराने चल रहे हैं उनको 200 करोड़। अगर इस योजना के लाभ की बात की देखी जाए तो कोई भी अगर मैन्युफैक्चर क्षेत्र से सबसे पहला टारगेट किया जाता है कि वह कितना रोजगार देता है। तो इस क्षेत्र में अगर रोजगार की बात की जाए तो ये जो एक पार्क है वो लगभग डायरेक्ट वे में 1 लाख लोगों को, जबकि इनडायरेक्ट वे में लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार देगा। इस तरीके के साथ खोलेंगे 7 लाख प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे रोजगार का, और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 14 लाख लोग रोजगार प्राप्त कर लेंगे। साथ ही साथ एक ही जगह पे आपको बताना चाहिए कताई होगी, फिर बुनाई होगी, उनकी रंगाई छपाई प्रसंस्करण सारा प्रधान निर्माण से लेकर उनके मूल्य निर्धारण एक ही जगह पे होंगे। तो इससे क्या आएगा, तो व्यवसाय को करने में आसानी आएगी, और एक क्या आएगा ओवरऑल जो लागत है, लॉजिस्टिक लागत है, रसद लागत है, वो क्या होगी, कम होगी। अगर भारत के अंदर बात की जाए कि इंडियन टेक्सटाइल जो प्रधान एक्सपोर्ट है उसमें अगर गिना जाए तो लगभग अरब रुपए में देखा जाए अमेरिकी डॉलर में, तो इसमें जो आप देख लीजिए फाइबर, यार्न, फैब्रिक, प्रधान, होम टेक्सटाइल, अदर, टोटल, ये जो सारी बात की जा रही है यहाँ पे, तो इसका अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो वर्ष 2005-6 में जहाँ हम 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करते थे, तो 2025-26 तक फाइनेंशियल में हम क्या करेंगे, लगभग 70 बिलियन डॉलर पे लगभग पहुंच जाएंगे, लगभग 5 गुना इसको पा लेंगे। आइए बात करते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम, जिसको भारत ने सेशल्स के साथ शुरू किया है। अगर आपसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह के बारे में और भारत के उनके साथ क्या संबंध हैं और उनके भारत के हित कैसे प्रभावित होते हैं और कौन से ऐसे करार हैं जो भारत के हित प्रभावित करेगा, उससे अगर आपसे क्वेश्चन आता है और कहीं ना कहीं अगर लोकेशन की बात आती है तो इससे संबंधित आपको आएगा। तो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर अगर कार्यक्रम देखें तो इसके सबसे पहले देखते हैं कि इसके लाभ हैं क्या, भारत क्यों सेशल्स की हेल्प कर रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और TIWB अर्थात बात की जाए यहाँ पर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स सचिवालय के सहयोग से सेशल्स के जो जो भी ऑडिट हो रहे हैं वहाँ पे लेखा परीक्षा होंगे, उनको तकनीकी जानकारी तथा आवश्यक जो उनका स्किल डेवलपमेंट है उसको वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा भारत, और साथ ही साथ वहाँ पे जो उत्कृष्ट स्तर का लेखा तौर तरीके हैं उनको वो साझा करेगा उनके साथ। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेशल्स को जितने भी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको मजबूत करने में सहायता प्रदान करना, क्योंकि भारत अब जब अपने पड़ोसियों को मजबूती से सहायता प्रदान करेगा तो वो भी भारत की सॉफ्ट पावर को मंजूर करेंगे और भारत कहीं ना कहीं इससे ग्रोथ करेगा। अगर टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स अर्थात TIWB के बारे में बात की जाए तो यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट की एक संयुक्त पहल, ध्यान रखना इसको भारत UNDP और OECD के द्वारा मिलकर बनाया किया जा रहा है। TIWB का अगर पहल का उद्देश्य देखें तो इसका क्या करना है कि रियल टाइम के आधार पर आपको कुछ सिखाना है, जिस ऐसी पद्धतियों को सिखाना है जिससे क्या हो, विकासशील जो देश हैं उनमें जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और इसके अलावा जो ऑडिट संबंधी जितनी आवश्यक जानकारियां हैं उनके स्किल को आपस में साझा करना है, जिससे क्या हो देशों के अंदर जो टैक्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो सके और कर वंचना से लोगों को मतलब कि अगर कर चोरी से उसको बचाया जा सके। इसके अलावा इसका ध्यान न केवल साधारण ऑडिटिंग पे बल्कि जो विशिष्ट स्पेशल प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय कर होते हैं उनसे संबंधित मामले, ऑडिट संबंधी जो कौशल क्षमता का निर्माण है इन सबको विकास करना, विकासशील देशों के कर सामान में सामान्य ऑडिट कौशल के विकास करने हेतु ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर ये सही से लोग नहीं जानते उनकी स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल टैक्स ऑडिटर उनको भेजकर उनको सहायता उपलब्ध कराना है। तो अगर हम बात करें सेशल्स कहाँ पर है, इसका मैप में देखें तो ये आपका रहा भारत, नीचे हिंद महासागर, तो मेडागास्कर के उत्तरी क्षेत्र में ये हिंद महासागर में स्थित है ये एक क्षेत्र, तो इसका नाम है सेशल्स, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं काटसा कानून के बारे में, ध्यान रखना ये काटसा कानून इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आता है। तो ये भी वही भारत के हितों पर विकासशील देशों या विकसित देश हैं उनकी नीतियों का उनकी भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अप्रवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रवासी भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे संबंधित ये क्षेत्र है। तो अगर बैकग्राउंड देखें तो वर्ष 2016 में भारत ने क्या किया था, रूस के साथ एक समझौता किया था, जिसके बाद क्या हुआ था, वॉशिंगटन था अमेरिका के अंदर बेचैनी बढ़ गई थी। और अभी तक क्या हुआ है कि रूस अभी भी जो भारत है उसका सबसे बड़ा रक्षा भागीदारी हमारा देश रसिया के साथ बना हुआ है। वो बात सही है कि अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ हम लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नंबर 1 पे रसिया ही है। तो इनके साथ ही जब हमने 2016 में साझेदारी की रसिया के साथ तो क्या हुआ, अमेरिका में बेचैनी हुई, खरबलाहट हुई, और हुआ क्या था कि जो S-400 सौदा था उस पर अमेरिका के काटसा कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका इसी तरह की खरीद पर पहले भी जब ये चीज़ें खरीदी गई रसिया से तो चीन और तुर्की के ऊपर प्रतिबंध लगा चुका है।
तो भाई सबसे पहले देखते हैं भारत ने क्यों ऐसा किया, जो अमेरिका से प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है क्या चीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं S-400 सिस्टम के बारे में, जिसको S-400 ट्रायम्फ के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, रूस के द्वारा डिजाइन की गई एक मोबाइल, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। तो ध्यान रखना S-400 क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसकी खासियत क्या है, ये विश्व भर में सबसे खतरनाक, आधुनिक और प्रचालन हेतु तैनात की जाने वाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल सिस्टम है। जिसके ये है क्या कि जो अमेरिका ने इसी तरह के विकसित की थार्ड। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कि थार्ड किस देश द्वारा विकसित हुई, अमेरिका के द्वारा है। ये भी क्या सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इससे भी उन्नत माना गया है किसको, S-400 मिसाइल सिस्टम को। तो अगर S-400 मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो ये कैसे वर्क करता है। तो जैसे आपको पता चला कि आसमान में विदेशी जो आपके दुश्मन लोग हैं, उनके दुश्मन से क्या हुआ, वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह आ रहा है, एयरफोर्स आ रही है। तो क्या करेंगे, अब ये जो आपकी S-400 है, जो ट्रक से भी ले जा सकते हैं, आप उसको लेके जाएंगे। इनको आपने जाके वहाँ पे सेट किया उसके ऊपर रडार को, और रडार के द्वारा आप सेट करके आपने क्या किया, उसको लॉन्च किया व्हीकल के द्वारा, इसी में नीचे उतार के उसको वहाँ पे लॉन्च कर दिया। तो ये सीधा जाएगा और आपको क्या करेगा, हिट करेगा आपके टारगेट को। इसका लंबी दूरी तक ये कवर कर सकता है। तो आइए बात करते हैं कि काटसा क्या है। तो काटसा की फुल फॉर्म है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया ये। हिंदी में अगर बात की जाए तो अमेरिका प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंधित करने के माध्यम में प्रत्युत्तर अधिनियम। मतलब क्या है, जो अमेरिका के जो दुश्मन है या अमेरिका को लगता है उनके दुश्मन बनने जा रहे हैं, तो उनको कैसे प्रतिबंध लगाए जाएं, उनके प्रत्युत्तर में की जाने वाली कार्रवाई है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। इसको अमेरिका ने 2017 में बनाया है। इसके तहत क्या है कि रूस की जो रक्षा और खुफिया क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले जो भी देश हैं, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो इस पे अगर प्रतिबंध लगता है तो देश को क्या फर्क पड़ता है, जिस देश पे प्रतिबंध लगता है तो इस पर सैंक्शन जो पर्सन है, जो क्षेत्र, जो व्यक्ति है या देश है, उस पर क्या है, आप ऋण नहीं ले सकते हैं। निर्यात आयात करने के लिए आपसे बैंक से जो सहायता मिल सकती है वो नहीं मिलेगा। इसके अलावा क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जितने भी व्यक्ति या क्षेत्रों को लगाया जाता है, उनको वस्तु या आप गुड और सर्विसेज की जो खरीद पर करेंगे, उन पर प्रतिबंध लगा देगा। साथ ही साथ क्या है, नज़दीकी लोगों को वीजा से मनाही कर दी जाएगी उस देश के क्षेत्रों से। तो ये सारे प्रतिबंध उस पर लगाए जाते हैं। आइए बात करते हैं प्रकृति और लोगों हेतु उच्च आकांक्षा गठबंधन, अर्थात हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल। तो इसकी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि इसको भारत ने किस सरकार के साथ किया है, तो ध्यान रखना, प्रकृति और लोगों के हेतु उच्च आकांक्षा गठबंधन भारत ने फ्रांस के साथ किया। आजकल फ्रांस के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमने 16 अलायंस भी बनाया हुआ था वहाँ पे। तो अगर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जितने भी एग्रीमेंट हैं, करार हैं, उनसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से इस क्षेत्र को कवर किया जाएगा। तो भारत ने उच्च आकांक्षा जो गठबंधन बनाया है, हाई एस्पिरेशन कोalition बनाया है, एम्बिशन कोalition बनाया है। और बात की जाए तो इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं, तो जब भारत इसमें शामिल होने होगा तो इससे क्या फायदा होगा, जो जितनी भी देश की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थात जो ब्रिक्स ब्लॉक है, जिसमें ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका है, इन सब देशों में सबसे पहले भारत इस गठबंधन में शामिल हुआ है। इससे क्या होगा, भारत द्वारा उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल होने की घोषणा से क्या होगा, जो चीन द्वारा आयोजित की जाने वाली उच्च स्तरीय जो जैव विविधता बैठक है, उससे पहले भारत ने अपने आप को इसमें भी शामिल कर लिया कि अल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। अगर चाइना ने हमें को वहाँ पे आके देखना है तो हम इसमें शामिल होकर भी आप क्या कर पाएंगे, कि अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए बात कर पाएंगे। तो आखिर देखते हैं कि इतनी जोर शोर से बात की जा रही है, मैं भी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। तो आखिर देखते हैं कि उच्च आकांक्षा गठबंधन अर्थात HAC है क्या, ये क्या है गठबंधन। ये प्रकृति और लोगों के जो आपसी करार है, आपस में तालमेल है, उनके बीच शुरू किया गया गठबंधन है। जिसे जनवरी 2021 में पेरिस में एक आयोजन हुआ था, वन प्लेनेट समिट, उसमें इसकी क्या किया था, इसका निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये एनवायरनमेंट को लेकर। साथ ही साथ हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपल की अगर बात की जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पे आप कंट्री दिखाई पड़ रही है, इनका इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें भारत भी शामिल होने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। इसके अंतर्गत होता क्या है, इसकी अध्यक्षता पहले देखें तो कोस्टा रिका और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। और जो लंदन है अर्थात यूनाइटेड किंगडम है, ये महासागरीय सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इस उच्च आकांक्षा गठबंधन के अंतर्गत लगभग 70 से अधिक देशों समूह शामिल हैं। इसमें 30x30 की रक्षा के लिए वैश्विक लक्ष्य को अपनाने का प्रोत्साहन दिया गया। तो ध्यान रखना, इसमें आ सकता है कि 13x30 क्या है, ये किस संगठन से संबंधित है, ये उच्च आकांक्षा गठबंधन से संबंधित है। तो हाई एम्बिशन अगर कोalition की बात की जाए, ये वर्ष 2030 तक विश्व में कम से कम 30% भूमि और महासागरों की रक्षा करने के लिए केंद्रीय लक्ष्य के साथ प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते से हिमायती है। ध्यान रखना 13x30 क्या है,
30% लैंड और 30% जो महासागर है उनकी रक्षा करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। तो 30x30 अगर लक्ष्य की बात की जाए तो ये वैश्विक लक्ष्य है, जिसका उद्देश्य जो भी जितनी भूमि और महासागर अंदर प्रजातियां उनको तेजी से नष्ट होने से रोकना है, और हमारी आर्थिक सुरक्षा के स्रोत हैं जो उनको महत्वपूर्ण इकोसिस्टम के साथ रक्षा करते हुए उनको एक साथ संभालना है, शामिल है। ध्यान रखना 30x30 क्या करता है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसको रक्षा करने की बात जो लैंड पे महासागरों पे 30% की बात करता है। ये जो वर्ष 2030 तक और उच्च आकांक्षा गठबंधन के जो सदस्य हैं वो वर्तमान में वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के देश में शामिल किए गए हैं, जिसमें यूरोपीय, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के देश में शामिल है। आप मैप फिर देख लीजिए, अमेरिका का, लैटिन अमेरिका यहाँ पे ये रहा, यूरोप हुआ, अफ्रीका हुआ, अब एशिया के देश भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं। अगर देखें 30x30 लक्ष्य ही क्यों रखे गए हैं, क्योंकि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता है वो इस टाइम संकट में है, और साथ साथ जलवायु संकट साथ 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 चल रहा है। तो जैव विविधता का संकट और जलवायु संकट दोनों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों को लगातार बढ़ोतरी जारी है, और इन संकटों से बचने के लिए कम से कम जो हमारा पूरा पृथ्वी है उसके जो आधा क्षेत्र है उसको प्राकृतिक अवस्था बनाए रखना अब आवश्यक हो गया है। कि अगर आपको नहीं बनाया तो आप क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं आप उसकी जो प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी, प्रतिकूल कारण होंगे, आप देख पाएंगे। तो इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने क्या इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अगर आपको इस पृथ्वी को बचाना है, इस ग्रह को बचाना है, तो वैज्ञानिक रूप से आप विश्वसनीय और आवश्यक जो लक्ष्य हैं उनका निर्धारण करना होगा। इसको देखते हुए वर्ष 2030 तक न्यूनतम 30% सुरक्षा डील को हासिल करना अति आवश्यक है, इसलिए 30x30 लक्ष्य हासिल किए गए हैं। तो जो जितने भी वैज्ञानिक डाटा मिले हुए हैं इसके या फिर वैश्विक स्तर और क्षेत्रीय स्तर दोनों पर बात की जाए तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए 30x30 लक्ष्यों को सही ठहराने की पुष्टि भी हुई है। तो ध्यान रखना जो 30x30 के हैं वो जलवायु और जैव विविधता संकट को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए 30x30 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यदि जो उच्च आकांक्षा गठबंधन के महत्व की बात की जाए तो हम बात करते हैं तो वर्तमान दुनिया का लगभग 15% भूमि और 7% महासागर संरक्षित हैं, और हमें इनको कितना करना है, 30-30 हासिल करना है। तो वर्ष 2030 तक न्यूनतम हमें 30% सुरक्षा हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान जितनी संरक्षित भूमि है तो 15% है, उसको दोगुना करना होगा, और जितना महासागर उसको लगभग चौगुना करना होगा, तब इसको संरक्षण कर पाएंगे। साथ ही साथ इस गठबंधन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनिया की न्यूनतम 30% भूमि और महासागर की रक्षा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना कि अगर हमें अपने आप को सर्वाइव करना है और जलवायु को संरक्षित रखना है, जैव विविधता को बनाए बचाए रखना है, तो इसका कंप्लीट होना काफ़ी आवश्यक है। आइए बात करते हैं ग्लोय के बारे में, जिसको गुच्छ भी बोला जाता है। तो आयुष मंत्रालय ने हाल ही में कुछ वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों में गुच्छ या ग्लोय, जिसको टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया के नाम से जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, उसको उपयोग के लिए परामर्श जारी कर दिए। तो ग्लो के डंडी या तने का भी उपयोग किया जाता है। ग्लो का पत्ता इस तरह दिखता है, जड़ों इसकी तरह ऐसे लटकती हैं, बेल वगैरह, और इसका फल इस तरीके से दिखाई पड़ता है अगर आपको ये पौधा कभी देखने को मिले। और गिलोय की बात की जाए तो उनके जो आयुष मंत्रालय द्वारा जो एडवाइस जारी की गई उसके अनुसार जो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है अर्थात जो गिलोय है, इसका उपयोग करने के लिए लिहाज से दृष्टि सुरक्षित है। लेकिन क्या होता है कि इसी के समान कुछ और पौधे दिखते हैं जैसे कि टिनोस्पोरा क्रिस्पा, तो उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसलिए उसमें फोटो भी डाले हैं, आप देख पाएंगे ग्लो आगे कैसा दिखता है, इसके फल टहना कैसे टहनी कैसे दिखती है। तो जो गुच्ची है एक लोकप्रिय जड़ी बूटी है जिसे ग्लो के नाम से जाना जाता है, और आयुष प्रणालियों में लंबे समय से इस चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ये भारत में पाई जाने वाली नाजुक और मांसल तने की बड़ी चमकदार बारहमासी पर्णपाती लता एक झाड़ी, यानी कि एक टाइम ये अपने पत्ते डाल गिरा भी देती है। ये देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला पौधा है। इसमें इसकी जो झाड़ है उसमें पाए जाने वाले रासायनिक घटक एल्कलाइड, डाइटरपेनाइड, लैक्टोन, ग्लाइकोसाइड, स्टेरॉइड, सेस्किरोपोनाइडिन या जो भी इसके संबंधित जो वर्ग हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जिसका क्या है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान में इसमें ये बात आई गई सामने, रिसर्च आए हैं कि जो इसके संभावित औषधि गुणों में डायबिटीज से रक्षा, जो फीवर होता है उससे कंट्रोल मिलता है, आपको ऐंठन हो, सूजन हो, गठिया हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, एलर्जी हो, आपको टेंशन आती है, कुष्ठ रोग होता है, मलेरिया है, आपके लीवर में कोई दिक्कत है या फिर आपके इम्यून सिस्टम में कोई दिक्कत है, तो इन सबको आप क्या कर सकते हैं, इस गिलोय का सेवन करने से, इससे परहेज करने से क्या होगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए बात करते हैं इंडस्ट्रियल पावर रेटिंग सिस्टम के बारे में, अर्थात औद्योगिक पावर रेटिंग सिस्टम, जिसको उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा चालू किया गया है। ये देश भर में औद्योगिकरण की सक्षम करने के लिए, आधुनिक बुनियादी ढांचे को और कॉम्पिटिटिव बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, एक नीतिगत विकास में सहयोग देने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम प्रयोग जो एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर किया गया है, इसको वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत कर दी गई है।
इस रिपोर्ट में क्या है, ये भारत के औद्योगिक भूमि बैंक का विस्तार है, जिसमें निवेशकों को निवेश के लिए उनके जो पसंदीदा स्थान है, उनकी पहचान करने में सहायता मिलेगी। आप कहाँ पर निवेश करिए, किस औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करिए। साथ ही जीआईएस सक्षम डाटाबेस में 4,400 से अधिक औद्योगिक पार्क इसमें शामिल कर लिए गए हैं। इस रेटिंग में प्रमुख वर्तमान मानकों और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी सुविधाएं आदि के आधार पर उसको निर्धारित किया जाता है। अगर रिपोर्ट के इसमें देखें इस टाइम प्रमुख बातें हैं क्या, तो औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट में जो 41 औद्योगिक पार्क हैं उनको लीडर्स के रूप में आंका गया है, और 90 औद्योगिक जो पार्क हैं उनको चैलेंजर वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, जबकि 185 को रेटिंग आकांक्षी माना गया है कि वो लोग भी अब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो लॉन्च ऑफ इंडस्ट्रियल रेटिंग पार्क सिस्टम 2.0 रिपोर्ट कर दी गई है, तो इस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है। आज को देख सकते हैं। ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग अच्छे हैं, कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इसको आंकने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा इंडस्ट्रियल रेटिंग पार्क सिस्टम जनरेट किया गया है, और उसके द्वारा आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से पार्क, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र है, वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जिससे क्या हो उनमें इन्वेस्टमेंट करके आपको भी फायदा हो और देश की भी तरक्की हो सके। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर इसका आप चाहते हैं कि हमको आपको अपने खुद से नोट निकाल के इनको हम दोबारा से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, हम पढ़ना भी चाहते हैं, तो आप अपना ईमेल अकाउंट कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। नहीं तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। थैंक यू।